नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कल की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। एक ऐसा शो जो आज के बाजार के हिसाब से कराता है आपकी कल की तैयारी। हमारी विशेष नज़र होती है कल के बाजार पर और आज के बाजार के तमाम ट्रेंड्स को भी हम आपके सामने रखते हैं। आज आपको इस शो में अपने सवाल कैसे भेजने हैं उसका तरीका जान लीजिए, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो शो का होता है वो आपके सवालों से जुड़ा होता है। तो आप अगर सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो आप अपने सवाल हमें ट्विटर और फेसबुक यानी एक्स और फेसबुक के ज़रिए पहुंचा सकते हैं। #KKT स्पेस अपना सवाल और हम तक भेजिए। अपनी जो भी क्वेरी है अपना और अपने शहर का नाम ज़रूर मेंशन कीजिए। जो भी सवाल पूछिए उसमें लेवल्स बताइए और क्या नज़रिया है आपका ये भी सामने रखिए। इसके अलावा आपको बता दें कि अलग अलग दिन हम आपके लिए विशेष सेगमेंट भी लेकर आते हैं। आप YouTube पर भी हमें डायरेक्ट अपने सवाल भेज सकते हैं। YouTube के सवालों को भी हम बीच बीच में शामिल करते हैं। और आज की इस विशेष चर्चा में आपके साथ आपका मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दो बेहद खास एक्सपर्ट। वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक करवा साहब हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं और जैनम ब्रोकिंग के किरण जानी साहब भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। अपने एक्सपर्ट का रुख करूं उससे पहले जरा बाजार को देख लीजिए। तो बाजार में आज हमने देखा कि हफ्ते का पहला दिन ही पॉजिटिव क्या दमदार पॉजिटिविटी के साथ आज ट्रेड होता हुआ नजर आया। निफ्टी 131 अंक के करीब चढ़कर 24,100 के पार बंद होने में कामयाब हुआ। बैंक निफ्टी में भी 200 अंकों से ज्यादा की मजबूती हमें नजर आई। आईटी और FMCG शेयरों से जो है वो सपोर्ट मिला। इसके अलावा आईटी स्टॉक्स में आज अच्छी खरीदारी देखने को मिली। विप्रो, ओरेकल, पर्सिस्टेंट, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, TCS जैसे स्टॉक का आज अच्छी तेजी के साथ बंद हुए। गैस शेयरों में भी आज हमें तेजी देखने को मिली। हमने देखा GSPL हो, IGL हो, महानगर गैस हो, सभी में आज अच्छा रुझान सामने आया। इसके अलावा फर्टिलाइजर शेयरों में एक बार फिर से मजबूती का मोमेंटम बना हुआ है। एक वक्त से ही लगातार फर्टिलाइजर शेयरों पर जो है वो एक्सपर्ट बुलिश भी रहे हैं। बीच में कुछ खबरों की वजह से और GST में कुछ नियम जो सामने आए उसकी वजह से हमने कुछ दिन दबाव देखा था, लेकिन एक बार फिर फराटा दौड़ भरते हुए फर्टिलाइजर स्टॉक। एक और स्टॉक जो शायद मार्केट में उतना पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, धागा बनाने वाली स्पिनिंग शेयर जो होते हैं उनमें आज नार स्पिनिंग, इंडो काउंट, नितिन स्पिनर्स ये सभी अच्छी तेजी के साथ बंद हुए। बाजार के अगर हम मूड और माहौल को देखें तो टेक महिंद्रा, विप्रो जैसा मैंने बताया, बजाज फिनांस, ग्रासिम ये तमाम स्टॉक रहे जो कि आज गेनर्स रहे। दबाव जो लूजर्स का दबाव था वो NTPC, आयशर मोटर्स, SBI, अपोलो हॉस्पिटल जैसे स्टॉक से नजर आया। एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखते ही बन रहा था। लगभग 1800 स्टॉक, 1796 स्टॉक वैसे तो, लेकिन लगभग 1800 स्टॉक कहेंगे कि आज हरे निशान में कारोबार करते हुए नजर आए। 710 स्टॉक ऐसे थे जो कि लाल निशान में कारोबार करते हुए नजर आए। इंडिया विक्स भी धीरे धीरे सुधरता हुआ और बाजार ने पूरी तरह से एक कह सकते हैं कि अपनी जो ताकत है उसका परिचय इस हफ्ते भी करा दिया है। बस एक चिंता रिलायंस की तरफ से सामने आई। हालांकि रिलायंस में जो हमने प्रॉफिट बुकिंग देखी उसे बहुत बड़ी प्रॉफिट बुकिंग नहीं कहेंगे इतने बड़े स्टॉक के लिहाज से। चलिए इन सभी पर खास चर्चा करेंगे। और किरण जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। ज़रा बताइए कि बाजार में जो ये पॉजिटिविटी है ये किस तरह के संकेत दे रही है कल के बाजार को स्पेसिफिकली अगर हम टारगेट करें तो। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो ओवरऑल अगर हम मार्केट में बात करें तो लास्ट फ्राइडे हमने देखा था कि मंथली क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग था, उसके चलते थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखा था। आज सुबह भी कहीं ना कहीं एक छोटे से गैप डाउन के साथ ओपन हुआ, लेकिन निफ्टी में कहीं ना कहीं आज का ओपन लो सेम था और स्लोली ग्रेजुअली हम सुबह से ही देख रहे थे कि ओवरऑल जो ब्रेथ है मार्केट की वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉजिटिव थी। आप स्मॉल कैप मिड कैप इंडेक्सेस देखोगे तो वहां पे एक अच्छी खासी तेजी है। निफ्टी, बैंक निफ्टी के अलावा अगर आप देखोगे तो फार्मा सेक्टर और IT सेक्टर और बैंकिंग ये तीनों सेक्टर एक साथ चल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये तेजी कंटिन्यू रह सकती है। नो डाउट कि इसके जो मोमेंटम इंडिकेटर्स है अगर आप इंडेक्स की बात करोगे तो एक ओवरबॉट टेरिटरी के अंदर दिखाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये कॉशियस अप्रोच रख के या तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ हमें बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए यहाँ पे। और मुझे लग रहा है कि हमें सेक्टर्स और स्टॉक स्पेसिफिक रहना चाहिए। अब निफ्टी स्पेसिफिक बात कर ले हम, लेवल स्पेसिफिक, तो जब तक नीचे में 23,900 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक कोई भी गिरेट हमें लॉन्ग करके जाएंगे। ऊपर में 24,200, 24,300 का क्लस्टर हर्डल है, तो 24,300 से 28,900 ये रेंज में रहेगा। कोई भी डिफाई वहां लॉन्ग करके जाएंगे।
बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में कहीं ना कहीं 52,000 से लेके 51,800 सपोर्ट है, तो कोई भी डीप आता है तो वहां पे आप लॉन्ग कीजिए। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हमें जो रखना है वो 51,800 के नीचे रखना है। और कहीं ना कहीं आने वाले समय में अगर मार्केट 52,500 जैसे आज भी टिक गया है, अगर यहाँ एक दो दिन और टिका रहेगा तो चांसेस है कि हम वापस 53,000 तक की रैली देख सकते हैं। तो दोनों इंडेक्सेस में बाय ऑन डिप्स की यहाँ पे स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। ठीक है, तो दोनों ही इंडाइसेस में फिलहाल आपको बाय ऑन डिप्स यानी गिरावट में खरीदारी की रणनीति अपनानी होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे और कुछ सवालों को लगातार हम शामिल कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल इंद्रजीत सिंह का है, यूट्यूब के जरिए एक्सिस बैंक पर राय जानना चाहते हैं। 100 शेयर इनके पास हैं और 1285 के स्तर पे इन्होंने खरीदा है। इनके भाव से थोड़ा ही इस वक्त ये स्टॉक नीचे। विवेक बताएं एक्सिस बैंक क्या करना चाहिए? 1285 की खरीद है। पिछले दिनों हमने देखा कि एक्सिस बैंक में अच्छी खरीदारी लौटी थी। गुड आफ्टरनून आपको और जानी सर को, दोनों को। देखिए, आप अगर नोट करो तो पिछले 3-4 महीनों से मैं ये लगातार कहते आ रहा हूँ कि जो प्राइवेट बैंक्स है वहाँ पे वैल्यूएशंस बहुत कंफर्टिंग है और लग रहा है कि एक बाउंस बैक ओवरड्यू है। तो आप अगर 3-4 महीने पहले का अगर एक्सिस बैंक का रेट देखो तो ये करीबन चल रहा था 1000 और 1050 के बीच में। तो आज ये 1261 चल रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ पे भी आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लॉन्गर टर्म में आपको और रिटर्न्स देख के दिखाएगा। जो टॉप 5-6 बैंक है भारत के आज के दिन, अगर मैं रैंडम ऑर्डर से बोल रहा हूँ, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस, इंडसइंड, आईसीआईसीआई, एसबीआई, तो इन सबको आप अगर देखते हो तो वैल्यूएशन वाइज कंपेयर टू मार्केट बहुत सस्ते हैं, अभी भी प्री कोविड लेवल्स पे है। जस्ट तो मतलब आपको अगर प्री कोविड लेवल्स पे अगर कोई सेक्टर मिल रहा है और अगर इकोनॉमी अच्छी करने वाली आगे चल के, तो ये सारे बैंक्स अच्छे करेंगे। तो मेरा तो ब्लैंकेट बाई है इन सारे बैंक्स पे। ठीक है, तो ये सलाह फिलहाल एक्सिस बैंक पर पॉजिटिव नजरिया इस वक्त आता हुआ और तमाम प्राइवेट सेक्टर बैंकों पर भी बुलिश नजर आते हुए विवेक जी। चलिए अगले हमारे दर्शक हैं और इनका नाम है मोहंती। सकुमा एक्सपोर्ट पर इनका सवाल है और इन्होंने 6000 शेयर लिए हुए हैं। 35 रुपए के आसपास के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की हुई है। किरण जी बताइए, अगर स्टॉक को आप कवर करते हो तो सकुमा एक्सपोर्ट्स कैसा लग रहा है? 35 रुपए की इनकी बाइंग है, इनके बाइंग प्राइस के आसपास ही है स्टॉक। स्टॉक को तो हम कवर नहीं कर रहे, लेकिन टेक्निकली अगर हम देखा जाए स्टॉक को मंथली और वीकली चार्ट के ऊपर, तो करीबन करीबन 2019 के लेवल के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो डेली चार्ट में देख रहे हैं कि रिसेंटली एक अच्छा खासा लिक्विडिटी हम देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो अप ट्रेंड है वो कंटिन्यू रह सकता है मेरे हिसाब से। स्टॉक अपनी लॉन्ग टर्म या एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन बीच बीच में वॉल्यूम इसमें पूरा ड्राई हो जा रहा है, तो थोड़ा एक सस्पिशियस भी है। तो मेरे हिसाब से एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ होल्ड रखिए, या तो फिर अगर आपको प्रॉफिट जैसा, हालांकि तो अभी कॉस्ट टू कॉस्ट है, लेकिन एक दो दिन में अगर आपको कोई शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट आता है तो मेरे हिसाब से इनको एग्जिट करके कोई अच्छी फंडामेंटली जो अच्छी स्क्रिप्ट विवेक जी बताएंगे उसमें हमें ले लेना चाहिए। बट एज ऑफ नाउ अगर आपके पास है तो 32 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही आप होल्ड करना। ठीक है, तो ये रणनीति आपको टेक्निकल स्तरों पर सुझाव मिलता हुआ किरण जी की तरफ से। मनीष अग्रवाल का सवाल है विप्रो पे। 250 शेयर इनके पास हैं, 472 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की है। तो मनीष को सबसे पहले तो बधाई देनी होगी, क्योंकि आज की रैली का भी इन्होंने ज़बरदस्त फ़ायदा उठाया है विप्रो में। आज लगभग 2.5% चढ़कर ये बंद हुआ है। एक वक्त पे 3% तक भी ये स्टॉक का चढ़ा था। जिन स्तरों पे मनीष ने खरीदारी की है 472 शानदार स्तर हैं, क्वालिटी स्टॉक है। आईटी में खरीदारी लौटी है, तो क्या इस तेजी के ट्रेंड में अभी बने रहना चाहिए? विवेक जी, विप्रो पे क्या राय बन रही है? देखिए प्रशांत, अभी चीज ऐसा है कि जो आईटी ओवरऑल सॉफ्टवेयर सर्विसेज है, प्रोग्रामिंग सर्विसेज, जहाँ पे विप्रो बिलोंग करते हैं, विप्रो, टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजी, ऐसी जो कंपनीज है वो बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रही थी एज ए सेक्टर ओवरऑल। और मुझे लगता है कि आपको बहुत ज्यादा आउट परफॉर्मेंस की उम्मीद यहाँ से नहीं करनी चाहिए। बाकी सब कुछ अच्छा है, सारी कंपनीज है, फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनीज है, लेकिन जो सेक्टर डाउन ट्रेंड और सिक्लिकल बन गया आज के दिन ये भी, तो यहाँ पे एक क्योंकि बहुत ही बुरा कर रहा था सेक्टर, इसके लिए एक बाउंस बैक ये आप देख लीजिए। तो ये बाउंस बैक ही है। मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा रैलीज यहाँ से आपको और देखने को मिलेगी। और अगर रैली सही में अगर देखने को चाहिए तो ओवरऑल जो निफ्टी आईटी और सेंसेक्स आईटी, जो बीएसई आईटी जो इंडेक्स है, वहां पे एटलीस्ट 6-7% की और रैली दिखे तो आप मानोगे कि ये रैली है। तो धीरे धीरे अगर और ऊपर जाता है तो आपको प्रॉफिट बुक करना है।
टाइम बिंग, शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्गर टर्म में हो सकता है कि अच्छा खासा रैली देखने को मिले, क्योंकि साइकिल अप ट्रेंड अगर आता है तो, लेकिन वो कब आएगा ये मुझे डाउट है। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं आ जाए, इसके लिए आप सेल ऑन राइज करिए इसको। ठीक है, तो खास रणनीति सेल ऑन राइज की विप्रो पे मिलती हुई। बढ़ते आगे, अथर्व का सवाल लेते हैं यूट्यूब से। ये भी सवाल हमारे पास आया है। चेम्प्लास्ट सनमार के इनके पास 255 शेयर हैं, 585 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है, नुकसान फिलहाल झेल रहे हैं। किरण जी जरा चार्ट देखकर बताइए, चेम्प्लास्ट सनमार क्या करना चाहिए? चैम्प्लस की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जिस तरह का ओवरऑल चार्ट पैटर्न कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं स्टॉक में, काफी लंबे समय के बाद स्टॉक देखे तो हम 530 540 के लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। रिसेंटली हमने देखा था कि अच्छा खासा डिप डाउन थी, 350 340 के आसपास हुआ था। वहां से देखो तो मल्टीपल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट है, तो एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न भी बोल सकते हो आप। तो काफी अच्छा पैटर्न मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए। एक जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे बन रहा है वो कहीं ना कहीं 520 या तो 500 रुपए का बन रहा है। अगर हालांकि 500 का लेवल नहीं ब्रेक करेगा तो चांसेस है हम वापस ऊपर में एक शार्प अपसाइड 650 तक की देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इनको होल्ड रखना चाहिए, और 500 के स्टॉप लॉस के साथ 650 के टारगेट के लिए। है चेम्प्लास्ट पे आपको राय चार्ट के आधार पर बेहतर रणनीति किरण जी की तरफ से। राजेश सोमैया हैं और एनएचपीसी पर राय जानना चाहते हैं। 100 शेयर हैं इनके पास, 56 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदा है। तो राजेश जी सबसे पहले तो बधाई स्वीकार कीजिए, क्योंकि अच्छे स्तरों पे खरीदारी की है। आपने जितना पेशेंस दिखाया उसका रिवॉर्ड भी आपको मिल रहा है। मैं जानता हूं कि चिंता इस बात की है कि एनएचपीसी में जिस तरह का ब्रेक लगा है वो थोड़ा सा आपको शंका में डाल रहा होगा। तो इस शंका का समाधान विवेक जी करेंगे। विवेक जी, 56 रुपए की बाइंग है एनएचपीसी, और प्रॉफिट के लिए रुकें या पार्शियल प्रॉफिट बुक किया जा सकता है? प्रशांत, ये मैंने बहुत बार क्लियर किया है कि मेरा ओपिनियन है पावर ओवरऑल अच्छा करेगा, और पावर और रिन्यूअल भी अच्छा करेगा। जहाँ पे आपको कोल बेस्ड पावर है, विंड है, और सोलार, और जितने भी रिन्यूएबल पावर आपके पास सोर्सेस है, सारे के सारे कंपनीज अच्छी करेगी। लेकिन जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक का पावर है वहां पे मैं मतलब कुछ कारणों से बुलिश नहीं हूँ। तो स्टॉक भी अब काफी स्टैग्नेंट होकर रखा। आप मुनाफे में हो, आप अगर प्रॉफिट बुक करके दूसरी कंपनीज पावर ग्रिड टाइप में जहाँ जो डिस्ट्रीब्यूशन में वगैरह है वहां पे अगर जाते हो तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे कि आप मुनाफा करो। वो भी सरकारी कंपनी है, ये भी सरकारी कंपनी है। तो मेरी तो ये सलाह रहेगी कि आप प्रॉफिट बुक करके कन्वर्ट कर लो इसको मे बी पावर ग्रिड में। है तो यहाँ प्रॉफिट बुक कीजिए और पावर ग्रिड में यहाँ पर पैसे लगाइए। बढ़ते आगे, दिनेश का सवाल लेते हैं। यस बैंक पे इनका सवाल है। बहुत टाइम बाद यस बैंक पे किसी आम इन्वेस्टर ने सवाल पूछा है, और इनकी बाइंग जो है वो 24 रुपए की है। बताएं किरण जी, यस बैंक 24 रुपए की इनकी बाइंग है। आज हमने देखा कि 1.5% चढ़कर बंद हुआ। स्टॉक का क्या करना चाहिए? सो यस बैंक का अगर आप वीकली चार्ट देखोगे तो वहां पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हमें देखने को मिला था, जो करीबन 17-18 रुपए के आसपास आया था। उसके बाद हालांकि स्टॉक चल के 32 रुपीज तक गया था, वहां से वापस स्टॉक एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं डेली चार्ट के ऊपर मल्टीपल जो बॉटम बने हैं 20 रुपीज के आसपास, और 200 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट भी है, वहां पे कंसोलिडेट होकर अब वापस स्लोली एंड ग्रेजुअली स्टॉक अपनी मूविंग एवरेज क्लस्टर को क्रॉस कर रहा है। सो कहीं ना कहीं अगर इनके पास पड़े हुए तो डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए। एक जो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है वो 22 का मिल रहा है। रुपीज टर्म्स में शायद 2 रुपए का स्टॉप लॉस लगे, लेकिन परसेंटेज टर्म्स में 10 टके का स्टॉप लॉस है। सो कहीं ना कहीं 22 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ खड़े रहिए। ऊपर में जो एक रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है वो 25 का है। जैसे ही 25 का लेवल क्रॉस हो गया, एक अच्छी खासी रैली 28 तक हम देख सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ 22 की स्टॉप लॉस से आप होल्ड कर सकते हैं। 22 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की आपको सलाह। बढ़ते आगे, संकेत का सवाल लेते हैं। जी एंटरटेनमेंट पर राय जानना चाहते हैं। 200 रुपए के भाव पे इन्होंने एंट्री की हुई। विवेक जी, जी एंटरटेनमेंट 200 रुपए की इनकी बाइंग, नुकसान अच्छा खासा झेल रहे हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, जो सोनी के साथ करार होना था वो फेल हो गया था, और उसके बाद में स्टॉक में काफी करेक्शन आपको देखने को मिला। और इनफैक्ट जो स्टॉक का लगभग अगर प्री डील अगर वैल्यूएशन देखो तो वो करीबन 125 130 के बीच में था। वो भी स्टॉक ने टेस्ट किया, और उसके बाद में अब वापस प्रमोटर साइड से थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, और लग रहा है कि ये लोग वापस कोई कैपिटल इन्फ्यूजन, रेजिंग, ये सब एक्टिविटी करेंगे। तो देखिए, जो बुके ऑफ चैनल्स हैं इनके पास वो सब तो शानदार है, लेकिन अटके हैं ये लोग अभी मैनेजमेंट कैसे आगे इसको लेके जाए करके। तो अगर आप
रिस्क ले सकते हो तो ऐसे कॉन्ट्रेरियन बाइंग आप इसमें कर सकते हो। इसमें मैंने कॉन्ट्रेरियन बाई आपको 130 में भी दिया था। तो आप अगर कॉन्ट्रेरियन रहते हो इधर तो रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका ज्यादा रह सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। तो लेकिन आपको दिमाग में ये रखना है कि देखिए जब मैं कॉन्ट्रेरियन की बात करता हूँ तो डाउन साइड भी आपको अनलिमिटेड इसमें मिल सकता है। लेकिन एक स्टॉप लॉस लगाओ करीबन समझ लीजिए कि 130 रुपए का आपको सेफ रखेगा। करीबन 20-22 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा। लेकिन अगर ऊपर जाता है तो आपको 200 के ऊपर भी दिखा देगा। तो ये है रणनीति जी एंटरटेनमेंट पर, जो कि विवेक जी की तरफ से मिलती हुई आपको। अब बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर सवालों को हमें रोकना होगा। इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाए हैं। अपने बाकी इन्वेस्टर से हम क्षमा चाहेंगे। समय सीमा होती है, तो उस समय सीमा में जितने स्टॉक्स पर सवाल ले सकते हैं वो हम लेते हैं। आगे भी अपने सवाल भेजते रहिए, हम सवालों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शामिल करेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और ले आते हैं आपके लिए VIP शेयर्स। किरण जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। बताइए VIP पिक के तौर पर आज आपकी पसंद क्या है? सो दो स्टॉक है, दोनों बाई तरफ है। कहीं ना कहीं जो पहला स्टॉक है वो FMCG की तरफ से। FMCG में हमने देखा है कि काफी एक लंबे समय के कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट पैटर्न देखने को मिल रही है। सो ब्रिटानिया हमारा पहला पिक रहेगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 5300 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस है, उसको क्रॉस करके उसको वापस रिटेस्ट किया है। 20 डेज मूविंग एवरेज को सस्टेन किया हुआ है और वहां से वापस हाई बटन पैटर्न के अंदर स्टॉक कंटिन्यू कर रहा है। तो ब्रिटानिया हमारा पहला कॉल रहेगा। 5470 के आसपास की क्लोजिंग है, हम लॉन्ग करके जाएंगे ब्रिटानिया। ऊपर में आप देखोगे तो 5540 तक के हम टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं एंड 5450 एज अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। तो ब्रिटानिया हमारा पहला कॉल रहेगा। दूसरा जो कॉल है वो MCX है। अगर आप MCX का डेली चार्ट देखोगे तो यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। आज हमने देखा कि अपने ब्रेकआउट को उसने रिटेस्ट किया हुआ है। कहीं ना कहीं जिस तरह से एवरेज वॉल्यूम के ऊपर के वॉल्यूम हमने देखे थे फ्राइडे के दिन, तो चांसेस है यहाँ पे एक अच्छा खासा मूव आ सकता है। तो 3900 के आसपास MCX की क्लोजिंग है। 3960 के टारगेट के लिए हम MCX बाय करेंगे 3880 के स्टॉप लॉस के साथ। सो ब्रिटानिया एंड MCX हमारे दो प्रेफर्ड पिक हैं। तो ये है राय किरण जी की तरफ से। विवेक, आप बताएं आपकी पसंद क्या है? मेरा एक स्टॉक रहेगा आज प्रशांत, वो है टाटा मोटर्स। अब देखिए स्टॉक अच्छा खासा रैली दिखाया था और बहुत लंबे समय से ये कंसोलिडेशन फेज में। इनफैक्ट अपर साइड में आपको करीबन 1150 के ऊपर भी दिखाया था ये। लेकिन अब कंपनी भी जो मैनेजमेंट एक्शंस वगैरह लेने वाली है और रिस्ट्रक्चरिंग होगा कंपनी में, मुझे लगता है कि एक अब मतलब ड्यू है वापस एक अपराइज के लिए। तो करीबन शॉर्ट टर्म के लिए व्यू है ये। 3 से लेके 6 महीने समझ लो, आपने 6 से 12 लिखा है, लेकिन हाँ 3 से 6 महीने के अंदर ये मुझे लगता है कि 1070 से लेके 1110 करीबन उस रेंज में जा सकता है स्टॉक। कंपनी डेट लगातार कम कर रही है और आगे चल के मुझे लगता है कि इसके रिजल्ट अगर इस क्वार्टर, क्योंकि कल ही जून क्वार्टर खत्म हुआ है, इसके रिजल्ट अगर अच्छा आता है तो एक रिकवरी आपको वापस देखने को मिलेगी। और वैल्यूएशन वाइज भी आप अगर कंपेयर करते हो, लार्ज कैप है लेकिन जितने भी स्मॉल कैप ऑटोमोबाइल स्टॉक्स है इस स्पेस में, उनसे ये अभी भी सस्ता है। तो कंफर्टिंग लेवल है, इसके लिए आप इसमें बाय करें। चलिए चलते चलते विवेक का जरा अपना रिस्क डिस्क्लोजर बता दीजिए, अपना डिस्क्लोजर दे दीजिए। देखिए पर्सनल होल्डिंग नहीं है मेरे पास टाटा मोटर्स, लेकिन हाँ क्लाइंट्स को हम लोग रिकमेंडेशन देते रहते हैं तो वो रह सकता है। किरण जी, आप भी अपना डिस्क्लोजर दें। जो भी स्टॉक्स और स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस की से उसमें मेरा तो कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है। डेफिनेटली हमारे क्लाइंट या तो उसका रहेगा। तो व्यूअर्स को इतना ध्यान रखना है कि अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट को कंसल्ट करके इन्वेस्टमेंट या तो ट्रेडिंग करें। थैंक यू फॉर इन्वेस्टमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे किरण जी। इसके साथ ही विवेक, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद शो में समय देने के लिए और हमारे निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप देखते रहिए ET Now स्वदेश। नमस्कार।